हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग में फिर से स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी पिछली वीडियोस से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो इसके साथ ही आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो होने वाली है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी होने वाली है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली मोटर है उसकी पावर कैसे डिसाइड होती है, हमें अपने स्कूटर्स में कितने किलोवाट या कितने वाट की मोटर लगानी है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कैसे डिसाइड होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है या जो हमें मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करा रहे हैं मोटर की वाटेज, तो क्या वो एक्चुअल में उतने किलोवाट की है या कुछ डिफरेंट है। तो चलिए इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके व्हीकल या जो भी हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है या व्हीकल है उसमें कितनी पावर हम लगाएं कि वो आगे की तरफ मूव हो जाए और कितनी स्पीड तक हम लेके जाना चाहते हैं उस व्हीकल को, और मेरे व्हीकल का वेट क्या है या मैं उस व्हीकल पे कितना लोड अप्लाई कर रहा हूँ। इन सभी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर जो मोटर होती है उसकी पावर को डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हीकल मूव कैसे करता है। जो भी आपका व्हीकल है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको आगे की तरफ मूव होने के लिए किस तरह से फोर्स अप्लाई करने होंगे जिससे कि वो व्हीकल आगे की तरफ मूव करे और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उस स्पेसिफिक स्पीड पर पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रैक्टिव फोर्स की। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? ट्रैक्टिव फोर्स होता है आपका टायर और आपका जो रोड है, कंक्रीट या किसी भी सरफेस पे मैं व्हीकल अगर रन कर रहा हूँ तो उस सरफेस रोड पे और टायरों के बीच में जो फोर्स लगेगा व्हीकल को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, वो आपका ट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये ट्रैक्टिव फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसी ट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड होती है मेरी मोटर की पावर। तो ये ट्रैक्टिव फोर्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपका व्हीकल अगर स्टैटिक कंडीशन में खड़ा हुआ है, स्टैटिक कंडीशंस में खड़ा हुआ है, उसको मूव कराने के लिए उस पर 4 टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं। अब वो 4 टाइप के फोर्स कौन कौन से हैं, जिसमें पहला आता है आपका रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स। रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स जो आपका टायर और रोड उन दोनों के बीच में उस व्हीकल को आगे की तरफ रोल करने तक के लिए ओनली जो आपका व्हीकल की स्टैटिक कंडीशन है उस पर कितना लोड अप्लाई हो रहा है और उस टायर और उस रोड के बीच में लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसके अपोजिट में अगर मैं फोर्स लगाऊं तो वो व्हीकल के रोल हो जाए, यानी कि टायर रोल हो जाए और आपका व्हीकल आगे की तरफ मूव करे। सबसे पहला फोर्स ये होता है। तो उसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है आगे बताएंगे। सेकंड आता है आपका ग्रेडिबिलिटी फोर्स। तो ग्रेडिबिलिटी फोर्स क्या होता है? अब आपका व्हीकल रोल हो गया यानी कि मूव हो गया। अब सेकंड आता है कि अगर वो किसी स्पेसिफिक स्लोप पर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जैसे मैं फ्लाईओवर की बात करूं या किसी स्लोप की बात करूं कि आपका व्हीकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस पर भी एक फोर्स लगता है, वो अलग, उसको बोलते हैं हम ग्रेडिबिलिटी फोर्स। वो किस प्रकार कैलकुलेट होता है उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। थर्ड आता है मेरा एरोडायनेमिक फोर्स। एरोडायनेमिक फोर्स होता है जो मेरा व्हीकल आगे की तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और उस केस में आपके जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह की एयर है। जो एयर है आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में एयर होती है उसको हटाते हुए व्हीकल को आपको आगे जाना है, तो वो एयर जो एयर की डेंसिटी है या कितने स्पीड से एयर चल रही है वो टुवर्ड द व्हीकल चल रही है या अपोजिट में चल रही है, वो आपके व्हीकल की स्पीड को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा।
तो वो भी एरोडायनेमिक फोर्स में आ जाता है। तो ये आपका एरोडायनेमिक फोर्स हो गया। इसको किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको आगे बताएंगे। फोर्थ आता है मेरा एक्सेलरेशन फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स होता है मेरा कि आपका व्हीकल अगर मूव हो गया एक बार, तो उसको जीरो से जो आपकी इनिशियल स्पीड है और जो आपकी टॉप स्पीड है उस तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। यानी कि आपने पढ़ा होगा dv/dt जो होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर आप 0 से 10 की स्पीड तक जाने में 2 सेकंड ले रहे हैं या 3 सेकंड ले रहे हैं, तो 0 से 10 तक की स्पीड तक जाने में आप अगर 2 सेकंड ले रहे हैं या 3 सेकंड ले रहे हैं, तो वो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम वो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो इस प्रकार ये 4 तरह के फोर्स आपके व्हीकल्स पर अप्लाई होते हैं, तभी आपका जो व्हीकल है उसकी पावर डिसाइड होती है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक एक फोर्स को लेकर के चलते हैं। तो इन टोटल फोर्स के बिहाफ पे हम मोटर की पावर कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको आगे बताएंगे। तो चलिए सब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स की। उसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से उसका वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए होता है आपका फॉर्मूला, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स आपका होगा m मास ऑफ व्हीकल इंटू g ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी हम बोलते हैं, और इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बिहाफ पे आप यहाँ अगर देखेंगे मास m इंटू g, ये आपका w हो जाता है, w इंटू वेट ऑफ द व्हीकल या टोटल वेट ऑफ व्हीकल। w बराबर mg आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से हम मास को भी निकाल सकते हैं। तो वेट डिवाइडेड बाय g, तो आपका यहाँ से मास भी कैलकुलेट हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ mg इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। mg आपका w होता है वेट ऑफ व्हीकल यानी कि टोटल पेलोड। तो यहाँ पर एक व्हीकल का लोड लेंगे इंटू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.02 लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड होता है। जो भी आपका टायर और कंक्रीट के बीच में लगने वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस है, वो बाइक के टायर और कार के टायर या डिफरेंट कंडीशन में आपको एक चार्ट मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी 0.001 से लेकर के मैक्सिमम जो होती है 0.4 तक होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वैल्यू। तो हम बाइसिकल के केस में या आपकी मोटरसाइकिल के केस में या स्कूटर के केस में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका 0.02, 0.011 से लेकर के 0.02। और एक और कंडीशन, आपको जो भी यहाँ पर वैल्यू लेनी है वो MKS सिस्टम में लेनी है। MKS सिस्टम, जो मेरा डिस्टेंस है उसको आप मीटर में लेंगे, जो आपका वेट है उसको kg में लेंगे, और जो आपका टाइम है उसको सेकंड में लेंगे। तो जिसके बिहाफ पे आपको व्हीकल की पावर या व्हीकल के मोटर की पावर डिसाइड करनी होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड फोर्स आता है आपका ग्रेडिबिलिटी फोर्स, यानी कि आपका व्हीकल आगे की तरफ मूव होने के लिए रेडी है, यानी कि रोल हो गया है। वो हमने कितना न्यूटन का उस पर फोर्स लगाना है वो हमने रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया है। तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पर ग्रेडिबिलिटी फोर्स निकालते हैं। ग्रेडिबिलिटी फोर्स निकालने के लिए आपको एक आपने फिजिक्स में रोलिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन वाला, जो आपको ऊपर व्हीकल को मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो होगा आपका mg sin अल्फा। अल्फा यहाँ पर आपका स्लोप का एंगल है कि आपको किस एंगल पे व्हीकल ऊपर की तरफ मूव करना है। mg sin अल्फा, यहाँ पर अल्फा डिग्री है, इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। डिग्री को रेडियन में करने के लिए π/180 आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम बात करते हैं थर्ड फोर्स, जो आपका एरोडायनेमिक फोर्स या एयर ड्रैग फोर्स भी मैं बोल सकता हूँ। तो उसको क्रॉस करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, ट्रैक्टिव फोर्स, जिससे व्हीकल आगे की तरफ मूव करे, एरोडायनेमिक फोर्स या एयर ड्रैग फोर्स मैं बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपका एरोडायनेमिक फोर्स होता है या एयर ड्रैग फोर्स होता है, उसको कैलकुलेट किस प्रकार किया जाता है, उसके कैलकुलेशंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है,
जिससे आपका व्हीकल आगे की तरफ मूव करे। जो आपकी एयर अभी रन हो रही है टुवर्ड्स द व्हीकल या अपोजिट टू द व्हीकल, तो वो किस प्रकार से आप एरोडायनेमिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एरोडायनेमिक फोर्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई होगा आपका एयर की डेंसिटी कि आपका एनवायरनमेंट में कितनी एयर डेंसिटी है, मल्टीप्लाई ड्रैग का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, मल्टीप्लाई आपका व्हीकल का फ्रंट एरिया, यानी कि जो आपने पर्सन बैठाया है और जो आपके व्हीकल का फ्रंट एरिया है कितना एरिया कवर कर रहा है कि वो आगे की तरफ मूव करेगा, और मल्टीप्लाई वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ड्रैग ऑफ कोफिशिएंट है वो आपका राइडर, मोटरसाइकिल और राइडर के केस में 1.8 होता है। ड्रैग कोफिशिएंट कितना होगा ये आपके व्हीकल की शेप पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 फोर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ अब फोर्थ आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका आता है एक्सेलरेशन फोर्स। तो एक्सेलरेशन फोर्स होता है आपका F बराबर m इंटू ए। F बराबर m में नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो एक्सेलरेशन फोर्स आपका व्हीकल में होने वाला है, F बराबर m में से m यहाँ पर मास ऑफ व्हीकल है जैसा मैंने पहले बताया, इंटू आपका एक्सेलरेशन। तो मास कैसे निकलेगा, मास के लिए W बराबर mg से आपका m इज इक्वल हो जाएगा W अपॉन g, यानी कि टोटल वेट T अपॉन g, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8। तो इस प्रकार मेरे चारों फोर्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही अब बात करते हैं मेरे व्हीकल्स में इनिशियल फोर्स, जो आपका इनिशियल से रोलिंग लाने के लिए जो फोर्स यूज हुआ था वो कैलकुलेट कर लिया। सेकंड फोर्स आपका ग्रेडिबिलिटी फोर्स की आपको व्हीकल को किसी एंगल पे या स्लोप पे ऊपर की तरफ मूव करना है, चढ़ाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसी प्रकार आपका एयर ड्रैग या एरोडायनेमिक फोर्स आपका होगा। और फोर्थ आपका एक्सेलरेशन फोर्स। इस प्रकार जो आपका टोटल ट्रैक्टिव फोर्स होता है कि आपके टायर को कितना न्यूटन का टॉर्क लगाना है या आपके रोड को कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है जिससे व्हीकल आगे की तरफ इन सारी कंडीशंस में मूव करेगा। तो इन्हीं फोर्स के बिहाफ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी मोटर की पावर कि व्हीकल को मैक्सिमम कितने वाट की पावर रिक्वायर्ड है जो इन सारी कंडीशंस को मीट करे। तो वो किस प्रकार निकालते हैं, तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल ट्रैक्टिव फोर्स कितना हो रहा है। हम इन चारों फोर्स को ऐड ऑन करेंगे तो टोटल ट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो टोटल ट्रैक्टिव फोर्स होगा वो आपका रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स प्लस आपका ग्रेडिबिलिटी फोर्स प्लस एरोडायनेमिक फोर्स प्लस आपका एक्सेलरेशन फोर्स। तो ये चारों फोर्स को ऐड करके आप देख सकते हैं कि टोटल ट्रैक्टिव फोर्स आपका कितने न्यूटन का निकल के आता है। अब इस ट्रैक्टिव फोर्स से हम बात करेंगे मोटर की पावर। हमें मोटर की पावर के लिए 2 पैरामीटर पता होने चाहिए। सबसे पहले आरपीएम, दूसरा होता है टॉर्क। तो इस कंडीशंस को मीट करने के लिए आपको कितने टॉर्क की रिक्वायर्ड है, तो व्हीकल का टॉर्क जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा आपका टोटल ट्रैक्टिव फोर्स मल्टीप्लाई आपका टायर की रेडियस। तो इतने न्यूटन मीटर का आपका टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। और आरपीएम कितना रिक्वायर्ड होगा और आरपीएम किस तरह निकाल सकते हैं, इसके लिए मेरी एक वीडियो है, दूसरी वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कितनी स्पीड के लिए और किस टायर स्पेक के लिए आरपीएम को कैसे निकाला जाता है। तो मेरा अगर आरपीएम और टॉर्क दोनों अगर मेरे पास हैं तो मैं मोटर की पावर निकाल सकता हूं। तो मोटर की पावर जो का फॉर्मूला होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मल्टीप्लाई टॉर्क टी। तो टॉर्क हमारे पास आ गया, टोटल ट्रैक्टिव फोर्स मल्टीप्लाई आपका टायर की रेडियस, ये आपका टॉर्क आ गया। और आरपीएम आपको कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप आरपीएम डिसाइड कर लेंगे। तो मोटर की पावर आपकी हो जाती है ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टॉर्क। ओमेगा को हम डिनोट करेंगे 2 पाई एन अपॉन 60 मल्टीप्लाई टॉर्क। तो यहाँ पर जो n है वो आपका आरपीएम है। तो इस प्रकार जो आपकी मोटर की पावर निकल के आती है वो यहाँ पर वाट में आती है। तो इतने वाट की आपको मोटर की पावर रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए अब इसको वैलिडेट करते हैं। ये जो हमने जितनी भी कैलकुलेशन की है मोटर की पावर से रिलेटेड, हम इसको एक फिजिकल वेरीफाई भी करेंगे। हमने एक व्हीकल टेस्ट किया, उस व्हीकल को हमने 2 कंडीशन पे टेस्ट किया।
हमारे पास व्हीकल रेडी है, उस व्हीकल को दो कंडीशन पे टेस्ट किया। उस कंडीशन में होगा एक आपका प्लेन रोड कंडीशन, दूसरा होगा आपका किसी स्लोप पर। हमने उसको स्लोप पर भी टेस्ट किया, तो जिसका डेटा कुछ इस प्रकार है। तो जो दोनों केस हैं व्हीकल को टेस्ट करने में, सबसे पहला है एक प्लेन रोड कंडीशन जिसमें जो स्लोप का एंगल है वो 0 डिग्री लिया है हमने। सेकंड कंडीशन है जिसमें स्लोप का एंगल 8 डिग्री है। तो इन दोनों कंडीशन में हमने टेस्ट किया और व्हीकल का डेटा कुछ इस प्रकार है। जैसे व्हीकल का वेट हमने लिया 90 kg, जो एक्चुअल में 90 kg था, और हमने 2 पर्सन उस पर राइड किए। 75 kg दोनों का वेट रहा, तो 150 kg हमने पे लोड व्हीकल पे डाला, तो टोटल वेट यहाँ 240 kg हो जाता है। और उस व्हीकल का जो टायर स्पेक था 90-90-12, 90-90-12 रहा। ये हब मोटर फिटेड वाले व्हीकल का केस है जिसको हमने टेस्ट किया, और जो एक्चुअल पावर हमको मोटर की पहले से डिसाइड थी, लेकिन इस सारी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करने के लिए हमने इसमें डेटा पुट किया। जिस प्रकार हमने व्हीकल को टेस्ट किया, तो व्हीकल का डेटा कुछ इस प्रकार है। जो प्लेन रोड कंडीशंस में है उस पे डोल राइडर के साथ जो टॉप स्पीड निकल के आई वो 50 kmph है, और वहीं स्लोप वाले केस में 8 डिग्री वाले स्लोप के केस में जो टॉप स्पीड है वो 45 निकल के आती है। तो व्हीकल ने अब 0 से टॉप स्पीड पहुंचने में दोनों में डिफरेंट टाइम लगा, जिसकी ज़रूरत हमें एक्सेलरेशन में पड़ने वाली थी। तो इस प्रकार जो आपका टाइम रहा वो रहा, जो प्लेन रोड कंडीशन में 0 से 50 kmph तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 30 सेकंड लगा। वहीं सेकंड केस में जो स्लोप वाले केस में था 0 से 45 पहुंचने में 28 सेकंड का टाइम लगा। तो वहीं अगर आप देखेंगे कि टॉप स्पीड 50 के लिए जो व्हील का आरपीएम रहा या मोटर का जो आरपीएम रहा वो 568, और वहीं 45 की टॉप स्पीड के लिए जो आरपीएम रहा 511 रहा। तो सबसे पहले मैं व्हीकल के इस डेटा को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं। जिस प्रकार जो आपकी स्पीड है 50 kmph, उसको मैं मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करता हूं तो वो आती है 13.89 मीटर पर सेकंड, और जो मेरी 45 की स्पीड है उस केस में आती है मेरी टॉप स्पीड 12.50 मीटर पर सेकंड। वहीं जो मेरा एंगल है वो रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 0 वाला एंगल तो 0 रहता है, वहीं 8 डिग्री वाला मेरा रेडियन हो जाता है 0.14। तो इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन जो मेरा 50 प्लेन रोड वाले कंडीशंस में था, 0 से 50 पहुँचने में उसने 30 सेकंड लिए, तो यहाँ पर जो मेरा एक्सेलरेशन होगा 13.89 टॉप स्पीड माइनस 0 इनिशियल स्पीड अपॉन 30। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकल के आता है वो आता है 0.463 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो 0 से 45 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड पहुंचने में जो टाइम लगा वो 28 सेकंड रहा। तो इस प्रकार इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा 12.5 टॉप स्पीड माइनस 0 अपॉन 28। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा 0.446 होगा। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करने की। ट्रैक्टिव फोर्स में आपको फोर्स कैलकुलेट करने होंगे, जिसमें पहला आता है रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स। रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स होता है mg इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो mg यहाँ पर w हो गया आपका, w की वैल्यू 240 kg, 240 मल्टीप्लाई जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वाला आपका 0.02। तो इस प्रकार जो आपकी वैल्यू निकल के आती है रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स की, वो आती है 4.8 न्यूटन। अब बात करते हैं सेकंड फोर्स की। सेकंड फोर्स आता है आपका ग्रेडिबिलिटी फोर्स। ग्रेडिबिलिटी फोर्स जैसे मैंने बताया आपको mg साइन अल्फा, mg यहाँ पर w हो गया, w 240 kg मल्टीप्लाई साइन अल्फा। तो प्लेन रोड कंडीशन में साइन 0, तो यहाँ पर ओवर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो प्लेन रोड कंडीशन में ग्रेडिबिलिटी फोर्स 0 हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 8 डिग्री यानी कि 0.14 रेडियन, तो यहाँ पर जो mg साइन अल्फा डाल लगाते हैं, तो mg w 240 मल्टीप्लाई साइन 0.14 और मल्टीप्लाई 240 जो कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 33.40 न्यूटन।
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका। थर्ड आता है आपका एरोडायनेमिक फोर्स या एयर ड्रैग फोर्स। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई एयर डेंसिटी मल्टीप्लाई ड्रैग का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई फ्रंट एरिया मल्टीप्लाई स्पीड का स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूं 1/2 मल्टीप्लाई 1.18, जो मेरा एयर डेंसिटी है 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो मेरा स्टैंडर्ड है 1.18 होती है, तो यहाँ पर मैं 1.18 रखता हूँ। मल्टीप्लाई ड्रैग का कोफिशिएंट जो मैंने बताया राइडर और बाइक के केस में 1.8 होता है, तो मैंने 1.8 रखा। मल्टीप्लाई जो व्हीकल का एरिया है, मैंने फ्रंट एरिया मान के चला 0.5 मीटर स्क्वायर की मेरा 500 mm विड्थ है व्हीकल की और 1000 mm आपकी हाइट है। तो इस प्रकार जो मेरा इस MKS सिस्टम में एरिया निकल के आता है 0.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 0.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो यहाँ से 0.5 मीटर स्क्वायर निकल के आता है, तो 0.5 रखता हूँ मैं। मल्टीप्लाई आपका स्पीड का स्क्वायर, फर्स्ट केस में जो प्लेन रोड कंडीशन है उसमें आपकी स्पीड 13.89 का स्क्वायर, और वहीं सेकंड केस में 12.5 रखेंगे स्पीड। तो इस प्रकार दोनों के में जो कैलकुलेट करके एरोडायनेमिक फोर्स की वैल्यू आती है वो प्लेन रोड कंडीशन में 102.43 न्यूटन और आपका स्लोप वाले केस में 82.969 निकल के आती है। तो चलिए इस प्रकार आपके 3 फोर्स कैलकुलेट हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ फोर्स की। फोर्थ फोर्स आता है आपका एक्सेलरेशन फोर्स। एक्सेलरेशन फोर्स F बराबर m में से m की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे 24.49 निकल के आती है W/G से, W240/9.8, तो m की वैल्यू 24.49 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्लेन रोड कंडीशन में 0.463 आया था निकल के, कि टॉप स्पीड 13.89 माइनस इनिशियल स्पीड 0/30 से जो एक्सेलरेशन था 0.463 था। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट वैल्यू आती है एक्सेलरेशन फोर्स की वो 11.338 आती है। वहीं स्लोप वाले केस में आपकी 10.933 निकल के आती है। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल ट्रैक्टिव फोर्स की। टोटल ट्रैक्टिव फोर्स, अब आप इन चारों फोर्स को ऐड करेंगे, रोलिंग रेजिस्टेंस फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एरोडायनेमिक फोर्स प्लस आपका एक्सेलरेशन फोर्स। तो इस प्रकार जो आपका प्लेन रोड कंडीशन में एक्सेलरेशन फोर्स जो टोटल ट्रैक्टिव फोर्स निकल के आता है 118.56, वहीं सेकंड केस में 132.104 निकल के आता है। अब बात करते हैं टॉर्क की। मोटर को टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है इन सारी कंडीशंस को मीट करने के लिए, तो वो होगा आपका टोटल ट्रैक्टिव फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ व्हील। 90-90-12 के लिए जो आपकी रेडियस होगी 0.2334 मीटर होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल MKS सिस्टम में ही कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर जो आपकी टॉर्क की वैल्यू आती है टोटल ट्रैक्टिव फोर्स प्लेन रोड कंडीशन में 118.56 मल्टीप्लाई 0.2334 जब हम वैल्यू रखते हैं तो टोटल टॉर्क की वैल्यू निकल के आती है 27.67। वहीं जो आपके स्लोप वाले केस में जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो आती है 30.83, क्योंकि वहाँ पर टोटल ट्रैक्टिव फोर्स 132.104 मल्टीप्लाई 0.2334, रेडियस सेम रहेगी व्हीकल की टायर की। तो यहाँ पर जो आपकी टॉर्क की वैल्यू आती है 30.83 आती है। अब बात करते हैं पावर की। पावर कैलकुलेशन के लिए जो आपका मोटर की पावर होती है ओमेगा इंटू टॉर्क होती है। ओमेगा के लिए हम रखेंगे 2πn/60 मल्टीप्लाई टॉर्क। तो n दोनों ही केस में डिफरेंट रहेगा क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। तो इसमें 50 kmph के लिए जो आपका RPM रहने वाला है वो 568.2, वहीं सेकंड केस में 511.4 रहने वाला है। तो जो कैलकुलेट वैल्यू आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो पावर आती है 1646.65 प्लेन रोड कंडीशन में और स्लोप वाले 1651.22। तो इस प्रकार जो आपकी प्लेन रोड कंडीशन में अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, किलोवाट में अगर मैं वैल्यू बताऊँ तो 1.64 किलोवाट, वहीं आपकी स्लोप वाले केस में 1.65 किलोवाट। तो आपको मैं बता दूं जो हमारी मोटर की मैक्सिमम पावर थी वो हमारी 1.67 किलोवाट थी, जिसकी रेटेड पावर 1.1 थी लेकिन पीक पावर 1.67 किलोवाट थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि हमारे मोटर की पावर एग्जैक्ट वही निकल के आती है जो हमने जो टेस्ट रिजल्ट में हमें प्रोवाइड हुआ था। तो ये जो पावर निकल के आती है आपकी ऑन व्हील पे आती है, जो आपकी ड्राइव के लिए रिक्वायर्ड होती है।
अगर आप मिड ड्राइव सेगमेंट में जा रहे हैं स्कूटर के लिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कितना रेशियो आप ट्रांसमिशन रेशियो लगा रहे हैं, जिसकी वैल्यू आरपीएम और टॉर्क की उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और ये सिंगल व्हील ड्राइव के लिए था। अगर आप मल्टी व्हील ड्राइव पे जाते हैं, अगर आप 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर पे जाते हैं, तो नंबर ऑफ ड्राइव व्हील्स वहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी वैल्यू चेंज भी हो जाती है। तो वो किस प्रकार चेंज होगी उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ओनली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस और आपके नंबर ऑफ ड्राइव व्हील्स से टॉर्क और ट्रैक्टिव फोर्स, बस थोड़ा सा इनमें चेंजेस आते हैं। वहीं अगर आप ट्रांसमिशन सिस्टम में जा रहे हैं, उस ट्रांसमिशन सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उतनी ही आपको जो लॉसेस हो रहे हैं उतनी पावर और ऐड ऑन करनी होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ से आप इस कैलकुलेशन के थ्रू किसी भी व्हीकल में मोटर की पावर कितनी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, आपको इस चैनल पे इससे भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो मेरी आने वाली वीडियो होगी बैटरी से रिलेटेड, कि अब हमने मोटर की पावर डिसाइड कर लिया है, अब हमको कितना किलोमीटर रन करना है, उसके लिए कितने किलोवाट की बैटरी रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बैटरी असेंबल किस प्रकार होती है, उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, किस तरह से उनको अरेंज किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।